सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिस सीरीज इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर योर सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड preparation, and if you are in state board but in your state board they are following NCERT, then you can टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस सीरीज। तो आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 7 है उसका कंटेंट क्या होगा, तो सबसे पहले मैं उसका कंटेंट आप लोगों को बता दूं। तो आज अपन लेक्चर नंबर 7 में जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी और जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज़ करते हैं वो सारी की सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। राइट, जैसे कि मैं बात करूं, हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोलैरिमीटर, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कायरल मॉलिक्यूल, अकायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन, राइट, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, रेसिमिक मिक्सचर, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अगर मैं आपको इसका सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसका वेटेज बताऊं इस टॉपिक का, सो 1-2 मार्क का क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 7 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे गाइस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फर्स्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो दिस इज अ फर्स्ट टॉपिक, राइट। तो कैसे अपन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को डिफाइन करते हैं, राइट। सो गाइस हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट इज इन ऑल डायरेक्शन, राइट। बेसिकली दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, राइट। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं गाइस कि हमारे पास जो लाइट है वो क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हमारे पास जो इसका डायरेक्शन होता है प्रोपगेशन का, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। और अगर ये प्रॉपर्टी है किसी वेव की तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो जब अपन ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका हर डायरेक्शन में है, बिकॉज राइट नाउ इट इज अ 3D लाइट। कौन सी लाइट है ये, 3D लाइट। तो जो हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स में है, वाई में है, जेड में है, हर एक प्लेन में हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अपने को मिलेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं अपन ऑर्डिनरी लाइट। तो पहले हमें क्या करना होता है, हमें ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना होता है। अब क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब, वो अपन देखेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हम इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं निकोल प्रिज्म से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे पास करते हैं दोस्तों, 1 मार्क क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। किससे पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है कि ये जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट है इसको कन्वर्ट कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट में। किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है गाइस पीपीएल, एंड पीपीएल इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको कन्वर्ट कर देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, राइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डिनरी लाइट है ये होती है हमारे पास 3D, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ये होती है हमारे पास 2D, ठीक है। और इसको अपन अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो हर एक प्लेन में होगा, हर डायरेक्शन में होगा, एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा। तो जब अपन इसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट है उसको अपन हटा देते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है प्लेन पोलराइज लाइट में वो सिर्फ एक ही प्लेन में आती है, राइट। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट करेगी, और उस लाइट को अपन क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, राइट। क्या बोलते हैं अपन, प्लेन पोलराइज लाइट। तो सपोज करिए आपसे क्वेश्चन आ गया 1 मार्क का कि डिफाइन प्लेन पोलराइज लाइट। तो हाउ वी विल डिफाइन प्लेन पोलराइज लाइट, दैट ऑन व्हेन वी पास ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म, when we pass ordinary light through Nicol prism, right, the Z component of electric field has been removed, and now electric field component only present in one plane,
or electric field of light can only oscillate in one plane. So that the light that is obtained is called plane polarized light. So very thin chances are there कि कोई आपसे ये पूछेगा कि define plane polarized light, but still मैं आपको बता रहा हूँ little bit it is related to physics only, right? So ordinary light या 3D light हमारे पास होती है ordinary light, और जो 2D light आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? Plane polarized light. Clear to everyone? So फर्स्ट हमने ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट कर लिया? प्लेन पोलराइज लाइट में. तो जब अपन प्लेन पोलराइज लाइट को, सपोज करिए एक हमारे पास कंपाउंड है, उसके थ्रू अपन प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर रहे हैं. वी हैव अ कंपाउंड, ठीक है, एंड वी आर पासिंग प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू दैट कंपाउंड. सो हमारे पास 3 तरह की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अपने को मिल सकती है. फर्स्ट क्या है हमारे पास कि ये कंपाउंड क्या करे कि जब आपने प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंपाउंड से पास किया तो ये जो है ये प्लेन पोलराइज लाइट को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे. किस एंगल से रोटेट कर दे? थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे. ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया इसने? क्लॉकवाइज. तो ये है हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि आपका पीपीएल को कंपाउंड थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे. और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? नो चेंज, राइट? यहां पे आ गया हमारे पास नो चेंज, कोई चेंज नहीं आए. जब आपने प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंपाउंड से पास किया तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, राइट? और तीसरा क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन? तो तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे. किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, राइट? सो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ सकती हैं. 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ सकती हैं, ठीक है. अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग. तो ऐसे कंपाउंड हमारे पास, ऐसे कंपाउंड, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं आपके लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. सो ऐसे कंपाउंड जो लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, आइदर इन क्लॉकवाइज पीपीएल, है ना, द कंपाउंड्स व्हिच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. क्या बोलते हैं अपन उनको? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. सो हियर आई एम डिफाइनिंग फॉर यू the compounds which rotate, 1 mark question for CBSE, okay? The compounds which rotate light either in clockwise direction or in anti-clockwise direction, either in clockwise direction or in anti-clockwise direction, okay, direction, are called optically active. What we call them? Optically active. The compound which rotate plane polarized light, okay, we have to mention it, right? Plane polarized light either in clockwise direction or in anti-clockwise direction are called optically active, right? So एक मार्क का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है. तो ऐसे कंपाउंड जो लाइट को या तो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, राइट? ओके. तो अब देखिए हमारे पास एक और ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो लाइट को रोटेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पीपीएल को रोटेट ही नहीं कर रहे हैं. तो वो मैं यहाँ पे एज अ नोट लिखता हूँ, नोट, ओके. सो नोट द कंपाउंड्स which do not rotate light, the compounds which do not rotate light either in clockwise or in anti-clockwise. The compounds which do not rotate light either in clockwise or in anti-clockwise are called optically inactive. उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं अपन गाइस? उन कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो आपकी पीपीएल में कोई चेंज ना करे. अगर चेंज हो जाए, पीपीएल क्लॉकवाइज घूम जाए या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, तो उनको क्या बोलूंगा गाइस मैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. कौन से कंपाउंड बोलूंगा गाइस? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, राइट गाइस? ओके, अंडरस्टूड. ओके, अब हमारे पास एक और पॉइंट है जिसको मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, दैट द एंगल, here I'm writing the angle
by which PPL, plane polarized light, rotates, the angle by which PPL rotates is measured by, one mark question for CBSE, is measured by, the angle by which plane polarized light rotates is measured by polarimeter, is measured by polarimeter, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस एंगल का निकालना है कि एंगल कितना है अपने पास, जिससे एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, तो उसके लिए जो अपन डिवाइस यूज करते हैं वो कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, पोलैरीमीटर। तो अभी तक अगर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूं तो हमने क्या सीखा इस टॉपिक में कि क्या होता है हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल को आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें उनको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, राइट। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म। तो आपको पता है कि निकोल प्रिज्म इज अ डिवाइस, निकोल प्रिज्म is an instrument or device that convert ordinary light into plane polarized light, right। और आपको मैंने समझाने के लिए बताया था कि ordinary light क्या है हमारे पास, as 3D लाइट को अपन क्या बोलते हैं, ordinary light, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हर डायरेक्शन में है, x में है, y में है, z में है, वो है हमारे पास ordinary light। और प्लेन पोलराइज लाइट क्या है कि हम ऑर्डिनरी लाइट का जो z कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको रिमूव कर दें, ठीक है। z कंपोनेंट, इफ वी रिमूव z कंपोनेंट, सो इन प्लेन पोलराइज लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट ओनली इन वन प्लेन। तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही प्लेन में मिलेगी x और y में, तो उसको अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स जो पीपीएल को ना तो क्लॉकवाइज घुमाए ना तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, उन कंपाउंड्स को अपन ने बोल दिया गाइस ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। और किस एंगल से, किस थीटा एंगल से वो रोटेट कर रहे हैं, उस थीटा एंगल को अपन किस डिवाइस से मेजर करते हैं, उस थीटा एंगल को अपन मेजर करते हैं पोलैरीमीटर से, राइट। ओके, अब अपन बात करेंगे सेकंड टॉपिक की हमारे पास आफ्टर ऑप्टिकली एक्टिव। So guys, now the second property that I'm discussing with you after optical activity is chirality, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड टॉपिक है गाइस कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कायरल मॉलिक्यूल, और इसको अपन कायरैलिटी भी बोल सकते हैं, कायरैलिटी, 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 राइट। ओके, सो हमें सबसे पहले मीनिंग समझना है कि क्या मीनिंग होता है हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो आपको मैं डेफिनेशन देने से पहले एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सपोज करिए हमारे पास ये है पी अल्फाबेट, ठीक है, ये है पी अल्फाबेट। अगर मैं इसका मिरर इमेज लूं पी अल्फाबेट का, सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक मिरर रख दिया और मैं पी अल्फाबेट का मिरर इमेज ले रहा हूं, तो मिरर क्या करता है, लेफ्ट को राइट करता है, राइट को लेफ्ट करता है। तो यहाँ पे जो इसका मिरर इमेज आएगा, इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, देखना मैं क्या टर्म यूज कर रहा हूं यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो टर्म यूज कर रहा हूं, अगर आप इसका मिरर इमेज उठा के इसके ऊपर रख सकते हो क्या, अगर आप इसका ये मिरर इमेज उठाओगे तो क्या आप इसके ऊपर प्रॉपर्ली रख सकते हो क्या, मतलब क्या इसका मिरर इमेज इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज कर सकते हो, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ये उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये इसके ऊपर इम्पोज नहीं होगा, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। आप मेरी फील समझ रहे हो। जैसे कि मैं एक और बात करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ओ अल्फ़ाबेट ले लिया, तो इसका अगर मैं मिरर इमेज लूंगा तो इसका मिरर इमेज आएगा ओ, ठीक है। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज उठा के इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से इम्पोज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना गाइस। तो यहाँ पे ये मिरर इमेज जो है ओ का वो सुपर इम्पोजेबल है, बट यहाँ पे जो मिरर इमेज है पी का वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्योंकि इम्पोजेबल का मतलब कि अगर आप इसको उठा के रख रहे हो तो ये सिर्फ एक ही चीज लग रही है, ठीक है। जैसे सपोज करो आप चपाती बना रहे हो और उसके ऊपर आप नेक्स्ट चपाती रख रहे हो, तो वो बिल्कुल अगर सेम साइज की आपने दूसरी चपाती बनाई तो अगर आप उसके ऊपर दूसरी चपाती रखोगे तो वो इम्पोजेबल है, तो उसको बोलते हैं अपन इम्पोजेबल। तो यहाँ पे ओ का मिरर इमेज इम्पोजेबल है, बट पी का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, राइट। तो जो एनसीईआरटी में हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखी हुई है वो अपन बिल्कुल इस सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो क्या होता है हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल? A molecule is said to be chiral if it is having
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सिंपल, ठीक है। तो हियर आई एम राइटिंग अ molecule is said to be chiral. A molecule is said to be chiral if it is having non-superimposable mirror image. राइट। सो आई थिंक गाइस आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या मतलब है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल को मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, उस मॉलिक्यूल को मैं बोलूंगा कायरल मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिल जाए, राइट। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, दैट यहां पे ही लिखता हूं, और ऐसे भी लिख सकता हूं, अ कायरल मॉलिक्यूल is asymmetrical. A chiral molecule is asymmetrical. Now what is the meaning of this? So we will see that a chiral molecule is asymmetrical, right? A chiral molecule is asymmetrical. That is it does not contain any symmetry element. It does not contain any symmetry element. It does not contain any symmetry element. तो ये भी मैं डेफिनेशन आप बोल सकता हूं, ठीक है, कि अगर आपको कायरल मॉलिक्यूल चेक करना है तो सबसे पहले आप देखो कि उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, ठीक है, तो वो बन जाएगा मेरे पास कायरल। और दूसरी बात है कि अगर उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है हमेशा फुलफिल्ड होगी। तो क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, दैट कायरल मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिकल। इसका मतलब कि आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये है मेरे पास असिमेट्रिकल का मतलब। तो क्या आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप पी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? क्या पी अल्फाबेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो? नहीं। तो अगर ये असिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं और असिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, अगर ये असिमेट्रिकल है तो फिर इसका जो मिरर इमेज होगा वो 100% नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मिरर इमेज हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल आए और जिनमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, और वो कौन से मॉलिक्यूल हो, असिमेट्रिकल, कंटेन नो सिमेट्री एलिमेंट, दोस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं अपन उन दोस्तों, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स, राइट। तो कायरल मॉलिक्यूल और कायरलिटी का फिनोमेना अपने को समझ आ चुका है। एग्जाम्पल हैंड्स, जो कि एनसीईआरटी में काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? हैंड्स, राइट। तो एक बार मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूं। ये है मेरा हैंड, ठीक है। अगर मैं यहां पे मिरर लगा दूं तो ये मिलेगा ना, इसका मेरे को मिरर इमेज मिलेगा। अब मेरे को चेक करना है कि क्या इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो मैंने, ये है मिरर इमेज, मैंने मिरर इमेज उठाया और इस पे इम्पोज किया। तो क्या ये इम्पोज हो रहा है? हो रहा है क्या इम्पोज? ये नहीं हो रहा है इम्पोज, ठीक है। देखो ये मेरा अंगूठा आप लोगों को दिख रहा होगा यहां से। तो दिस इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। सो इट मीन्स द हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। द हैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक और मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या कोई ऐसे प्लेन है हमारे पास, कोई ऐसा प्लेन है जिसके थ्रू के अपन हैंड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। आप सोचेंगे कि यहां से नहीं कर सकते हैं हम, वी कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्लाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्लेन, ओके। सो वी कैन नॉट डिवाइड। तो यस, दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या होता है हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल? ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज हमें क्या मिले? नॉन सुपर इम्पोजेबल, उसको बोलते हैं अपन कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विच डज नॉट कंटेन एनी सिमेट्रिकल एलिमेंट, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? उसी को भी अपन क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। और उस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं कायरलिटी। बात समझ आ गई सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखना, अभी तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट थोड़े टाइम बाद मैं आपको 4-5 कंपाउंड लिख के दूंगा और उसमें आपको
बताना है कि कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, और उस क्वेश्चन के सीबीएसई में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लिया हैंड्स। ठीक है, अब देखिए कायरल तो आपको समझ आ गया। अब यहीं पे ही मैं तीसरी डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूं, जो है मेरे पास अकायरल मॉलिक्यूल। अब गाइस आप लोगों को डिफाइन करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकायरल मॉलिक्यूल। देखिए, अगर आपको कायरल समझ आ गया होगा तो आप अकायरल भी आसानी से सोच सकते हैं। अगर कायरल में मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो फिर अकायरल में जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी? सुपर इम्पोजेबल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ओ अल्फ़ाबेट का, इसकी ये मिरर इमेज है, आप इसको उठाओ, आप इसके ऊपर प्रॉपरली इम्पोज कर सकते हो, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अकायरल। वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास? वो मॉलिक्यूल हो जाएगा अपने पास अकायरल। और एक और बात मैं बोल सकता हूं, क्या आप ये जो हमारे पास ओ अल्फ़ाबेट है, क्या आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? आप बोलोगे यस सर, ये कर दो, ये कर दो। कितने तरीके हैं इसको डिवाइड करने के? कर दो। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो अकायरल मॉलिक्यूल होगा वो हमारे पास होगा सिमेट्रिकल मींस उसको अपन उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे? प्रेजेंट। ठीक है, तो आपने अगर कायरल समझ आ गया तो कायरल उसका उल्टा। तो क्या होगा हमारे पास अकायरल? अ मॉलिक्यूल is said to be achiral if its mirror image is superimposable. A molecule is said to be achiral if its mirror image is superimposable. और achiral molecule is symmetrical molecule, और achiral molecule is symmetrical molecule, और achiral molecule is symmetrical molecule and contain symmetry element and contain symmetry element. Point is clear to everyone? So this is the concept of chiral molecule and achiral molecule. तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब आते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी थोड़ी बहुत करी थी। तो वो है हमारे पास गाइस फोर्थ पॉइंट, कायरल कार्बन। तो एक आपको सिंपल सा डाउट बताता हूं लोगों का। लोग कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल को एक ही समझते हैं, ठीक है, बट उसमें डिफरेंस है, राइट। कायरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करेंगे कायरल कार्बन का, राइट। सो कायरल कार्बन इट इज अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ओके, which contain all four groups different, ओके, दैट्स इट। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हमारे पास sp3 और कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो दो चारों के चारों ग्रुप हमारे पास होने चाहिए कायरल कार्बन के लिए। वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट। ठीक है, उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। इसका और भी नाम है मेरे पास, इसको अपन बोल सकते हैं स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं अपन इसको, है ना, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं, और असिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नाम अपने पास इसके लिए चलते हैं कायरल कार्बन के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपने को कायरल कार्बन को देखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दूं कि ये है मेरे पास कार्बन, तो एक इसका सेटिस्फाइड हो रहा है ए से, एक सेटिस्फाइड हो रहा है बी से, और एक सेटिस्फाइड वैलेंसी हो रही है इसकी सी से, और एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो रही है डी से। ठीक है, तो चारों के चारों ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है, तो फिर sp3 कार्बन है, तो फिर अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। तो ये कौन सा कार्बन बन गया मेरे पास? कायरल।
ठीक है। तो कायरल कार्बन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने पास कि आप आइडेंटिफाई करिए कि कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो वो सारी की सारी बातें आप लोगों को आनी चाहिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपको उस पर देता हूं। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे पूछ लूं क्या इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल कार्बन है या नहीं है, सिंपल, फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल मैंने ले लिया CH3 CHOH और CH2 CH3, ये मेरे पास सेकेंड मॉलिक्यूल है। फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल अपन लेते हैं यहाँ पे थर्ड। सो थर्ड मैंने ले लिया गाइस CH3 ट्वाइस CCl और Br, ठीक है, ये मैंने ले लिया थर्ड, राइट। सो वी वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट। तो मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया क्या, कि सबसे पहले अपन को ढूंढना है sp3 कार्बन। तो देखिए बहुत आसान है चेक करना। अब इस कार्बन को देखिए, हाँ sp3 है, बट यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कहाँ से अलग होंगे सारे के सारे ग्रुप, तो ये नहीं हो सकता। अब इस कार्बन पे आइए तो ढंग से देखना, आप इस कार्बन में एक CH3 अटैच है, एक OH अटैच है, एक COH अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, बोल सकता हूँ ना, एक हाइड्रोजन भी हमारे पास अटैच है। तो बस कौन सा कार्बन बन गया मेरे पास, कायरल, राइट। अब अगला वाला हमारे पास तो कायरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये होगा C डबल बॉन्ड OH, और ये तो गाइस ये तो sp3 कार्बन है ही नहीं। ये कौन सा कार्बन है मेरे पास, sp2। क्यों है sp2, स्टेरिक नंबर चेक करिए, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3, कोई लोन पेयर नहीं, 3 + 0 3, स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3, तो कौन सा कार्बन है मेरे पास, sp2। कौन सा कार्बन है मेरे पास, sp2, तो ये नहीं होगा कायरल, ठीक है। तो एक ही कायरल कार्बन है हमारे पास इसमें, ठीक है। अगर आपको याद होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, तो मैंने आपको बताया था कि कायरल कार्बन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक R में और एक S में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बट सिर्फ बता रहा हूं 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक R में और एक S में, एज फार एज CBSE इज कंसर्न्ड, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने को कायरल कार्बन ढूंढना है। तो क्या ये कार्बन कायरल है, आप बोलोगे सर sp3 तो है, बट 3 हाइड्रोजन है सर, कहाँ से होगा, सारे के सारे चारों के चारों ग्रुप हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो अब आप अगले कार्बन पे आओ, तो देखो CH3 है, OH है ना, तो इधर थोड़े से कुछ हमारे पास लोग हैं, कुछ जनता है, कंफ्यूज हो जाती है, इधर H है, ठीक है। अब देखो जो भी बचा वो पूरा का पूरा ग्रुप अपने को लेना है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे CH2, जो भी पूरा का पूरा ग्रुप बचा उसको एज अ इंडिविजुअल ग्रुप अपने को ट्रीट करना है। CH3 है, OH है, H है, तो ऐसा नहीं सोचने कि अब तो यहाँ CH2, जो भी बचा वो पूरा का पूरा ग्रुप। तो क्या ये सेम चीजें हैं, CH3 अलग है, OH अलग है, H अलग है, CH2 CH3 अलग है, तो फिर ये कार्बन हमारे पास क्या होगा, ये कार्बन हमारे पास क्या होगा, ये कार्बन हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ये कार्बन हमारे पास होगा कायरल। बात समझ आ गई, ठीक है। क्या ये कार्बन कायरल होगा, नहीं, ये नहीं, ठीक है, हो गया। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग सी फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूज कर सकूं। सिंपल है, देखो CH3 ट्वाइस लिखा मैंने ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप हमारे पास अटैच हैं, यही मतलब होता है ना अपने पास, कंडेंस फॉर्म बोलते हैं इसको अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, और एक Cl है और एक Br है, राइट। लिख सकता हूं क्या, इस फॉर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आंसर इज यस। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये कार्बन कायरल होगा, तो नहीं, यहाँ तो हाइड्रोजन है। हमारा होप था इस कार्बन से, बट इस पे एक Cl है, एक Br है और एक मिथाइल है, और यहाँ भी मिथाइल है, तो दिस इज नॉट कायरल, तो 0 नॉट कायरल, नो कायरल कार्बन, है ना। आई विल राइट लाइक दिस कि नो कायरल कार्बन, राइट। यहाँ पे हमारे पास है 1 कायरल कार्बन, और यहां भी हमारे पास कितना है, 1 कायरल कार्बन। तो सभी लोगों को यार कायरल कार्बन को निकालना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कितने कायरल कार्बन हो गए, तो ये हमें सभी को निकालना आना चाहिए, नॉट अ बिग डील, राइट गाइस, ओके। अब हमने देखिए सबसे पहले क्विक रिकैप, सबसे पहले हमने देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो अब हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, वो होते हैं हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फिर मैंने आपको सेकेंड डिस्कशन किया मैंने कायरल मॉलिक्यूल का और कायरलिटी का। तो मैंने बोला ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल हों, और ऐसे मॉलिक्यूल जो असिमेट्रिकल हो मींस उनको अपन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना कर सकें,
असिमेट्रिकल हो और उनमें सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट हो, उन मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते हैं उन मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते हैं गाइस कायरल मॉलिक्यूल्स, राइट। और इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं कायरलिटी। और अकायरल मैंने आपको बताया कि जिनके मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल हों और वो सिमेट्रिकल हो, उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, उनको बोलते हैं अपन अकायरल, राइट। और फिर मैंने आपको कायरल कार्बन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया। ओके, अब हमारे पास सीबीएसई में और हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं इन टेक्स्ट में, जिसमें अपने को कायरल मॉलिक्यूल्स को फिगर आउट करना है। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कायरल मॉलिक्यूल। सो अब मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि अपन कैसे बताएंगे कि ये जो गिवन मॉलिक्यूल है वो कायरल है या नहीं है, ठीक है। तो सीबीएसई में ये बताना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसको ज़्यादा डेप्थ में अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सीबीएसई में। अदरवाइज दिस इज वेरी डेप्थ टॉपिक, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करते हो तो काफ़ी और बातें भी अपन इसके बारे में करते हैं। लेकिन अगर आपसे सीबीएसई में पूछा जाए कि कायरल है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अपन उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाएंगे, फिर देखेंगे कि इसका मिरर इमेज इस पे इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या मेथड है हमारे पास कायरलिटी को चेक करने का, वो मेथड मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूँगा। सो गाइज, अब जो मेरे पास फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसपे हमारे पास सीबीएसई में क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें कंपाउंड गिवन होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो कायरल कंपाउंड है या नहीं है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करूंगा और ये सारे के सारे मेरे पास एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद अपन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, फिफ्थ पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इफ अ कंपाउंड कंटेन only one chiral carbon, if a compound contain only one chiral carbon, it is 100% optically active. It is 100% optically active। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसको अपन बोलेंगे 100% ऑप्टिकली एक्टिव स्लैश कायरल मॉलिक्यूल। तो ये बात हमेशा सीबीएसई में वर्क करेगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको कंपाउंड्स को पहचानना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने गाइस आपको, अगर आपको कंपाउंड्स को पहचानना है कि वो कायरल मॉलिक्यूल है या कायरल कंपाउंड है या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ओके, बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या है कि लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, बट आपको क्वेश्चन दे दिया कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो आपके पास थोड़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है वहाँ पे कि आप देखोगे कि यार इससे मैं पीपीएल पास करता हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। हमारे पास नहीं है वो सेटअप, राइट। तो फिर हम थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरेटिकली अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत ही डीप टॉपिक है, बट सीबीएसई में अगर इतनी बात आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा कि जब भी अपने को बताना है कि वेदर दिस मॉलिक्यूल इज कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव, तो अगर उस कंपाउंड में हमारे पास एक कायरल कार्बन, तो फिर वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कुछ और कंडीशंस होती हैं हमारे पास, पर उनको चेक करने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर गाइस हमें सिमेट्री एलिमेंट्स भी चेक करने पड़ते हैं। उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, जो कि कॉम्पिटिटिव का पार्ट है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप बिलीव करिए कि जब भी आपसे पूछेगा कि कायरल है या नहीं है, तो आप देखिए कि किस कंपाउंड में कायरल कार्बन है। एक अगर कायरल कार्बन है तो वो होगा, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सीबीएसई में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होगा भी नहीं, क्योंकि अगली जो बातें हैं वो सीबीएसई में है ही नहीं। तो सिंस आई डिजाइन दिस सीरीज स्पेसिफिकली फॉर सीबीएसई, तो आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दैट, राइट। ओके, सो ये बात अपने को समझ आ गई, ठीक है। तो अब अपने को करना है, क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। हमें कायरल या अकायरल मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कायरल है। तो अब आप देखिए, अच्छा आपने बोला यार कायरल, अगर एक कायरल कार्बन हुआ तो 100% कायरल होगा, एक से ज़्यादा हुआ तो फिर कुछ और मेथड है और वो आएगा भी नहीं अपने पास सीबीएसई में, ठीक है। तो आपने देखा कि यार सर ये तो कार्बन है ना,
इसको बोलते हैं अपन वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेज एंड डैश क्या बोलते हैं अपन इसको गाइस, इसको अपन बोलते हैं वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल कार्बन, ठीक है, ये होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल कार्बन। तो देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक प्लेन में आ सकते हैं। ये जो रेड मार्कर है आपकी तरफ है और ये जो ब्लैक मार्कर है ये मेरी तरफ है। तो जो रेड मार्कर है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस वेज लाइन से। डार्क लाइन का मतलब ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है और ये जो डैश लाइन का मतलब ये बॉन्ड बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। इसको बोलते हैं अपन वेज एंड डैश, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन इसको, वेज एंड डैश। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा कि ये तो कार्बन कायरल नहीं है, बट आपने देखा यार सर यहाँ पे सर ये OH है, ये Br है, ये CH3 है, ये H है, तो यहाँ पे तो एक कायरल कार्बन मिल गया। कितना कायरल कार्बन मिल गया अपने को, एक। और आप लोग खुश क्यों? क्योंकि अगर एक कायरल कार्बन होगा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सोचने की बात ही नहीं है, 100% कायरल मॉलिक्यूल, 100% कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव। तो फिर ये जो है हमारे पास ये कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव और क्या होगा मेरे पास, ऐसा कि एनसीईआरटी में पूछ रखा है कायरल, तो ये होगा मेरे पास कायरल। अब आप इसमें देखिए, क्या इसमें कोई कायरल मॉलिक्यूल है, कोई सॉरी क्या इसमें कायरल कार्बन है? ये कार्बन कायरल लग रहा है क्या आपको? CH3H, अरे Br, तो ये तो नॉट कायरल। तो अगर ये नॉट कायरल तो इसमें अगर नॉट कायरल कार्बन तो फिर नॉट कायरल कार्बन तो फिर ये होगा अकायरल। फिर क्या होगा, अकायरल। और अकायरल मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था कि इस मॉलिक्यूल को अपन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है उसको भी समझाना, बट पता है अपने को अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा इस पे, राइट। तो सिंपली दिस इज अकायरल। अब आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन। हमें देखना है कि क्या इसमें मॉलिक्यूल्स कायरल है या नहीं है, ठीक है, ओके। कायरल है या नहीं, तो आपको देखना है कायरल कार्बन। तो क्या ये कार्बन कायरल है? नहीं। इस कार्बन को देखिए ध्यान से, एक CH3 है, एक ये ग्रुप है CH3, एक OH ग्रुप है, एक H ग्रुप है, ठीक है। और अब जो हमारे पास रिमेनिंग ग्रुप बचा, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप अपने पास रिमेनिंग ग्रुप है, 4th ग्रुप। क्लियर? सो यस, दिस कार्बन इज कायरल। ओके, क्या और कार्बन कायरल है? क्या ये कार्बन कायरल होगा? नहीं सर, 2 हाइड्रोजन तो होंगे ना इस पे, तो 2 ग्रुप सेम हो गए। क्या ये कार्बन कायरल होगा? नहीं होगा। क्या ये कार्बन कायरल होगा? नहीं होगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये तो फिर 100% कायरल होगा, 100% कायरल मॉलिक्यूल, 100% कायरल और एक्टिव। मैं इसको बोल सकता हूँ 100%, या तो कायरल पूछते हैं या पूछते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, तो 100% होगा। समझ आई सबको बात? अब आओ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या ये कार्बन कायरल है? नहीं। क्या ये कार्बन कायरल है? नहीं, बिकॉज 2 हाइड्रोजन है, सबको दिख रहा है। अब क्या ये कार्बन कायरल है? तो आप लोग लगे सोचने की हाँ HOH। अब 3rd और 4th ग्रुप क्या है? तो जो भी रिमेनिंग बचा ये मेरे पास मेरा 3rd ग्रुप है, CH3 CH2। ये भी मेरे पास मेरा 4th ग्रुप है, CH2 CH3। तो गाइस अब तो 3rd और 4th ग्रुप सेम है, CH2 CH3 CH2 CH3। तो क्या कायरल है? नॉट कायरल, नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन। तो फिर मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि ये मॉलिक्यूल है मेरे पास अकायरल, अकायरल, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ इस तरह से। अगर मैं H और OH को इस प्लेन में ले लूँ तो डिवाइड हो जाएगा, जिसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी CBSE में बात को दिमाग में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी CBSE में पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कायरल है, तो आप हमेशा कायरल कार्बन ढूंढिए। अगर एक ही कायरल कार्बन मिल गया तो बस काम खत्म, ओके। एक से ज्यादा मिलेगा भी नहीं, बिकॉज फिर कुछ और सिमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। अब आओ थर्ड में। तो आप देखो, क्या ये कार्बन कायरल है? नहीं है, ठीक है। अब ये कार्बन कायरल है, क्यों? क्योंकि एक CH3 है, एक Br है और एक ये पूरा ग्रुप है CH2 CH3 और एक ये हाइड्रोजन है। तो यस, एक कायरल कार्बन और कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। तो ये होगा मेरे पास कायरल मॉलिक्यूल। क्या होगा मेरे पास दोस्तों? मेरे पास होगा ये कायरल मॉलिक्यूल, या फिर मैं इसको बोल दूंगा ऑप्टिकली एक्टिव। यस, व्हाट आई विल से, ऑप्टिकली एक्टिव, राइट, ओके। अब यहां बताओ, यहां तो कोई कार्बन कायरल नहीं है, देख लो आप। तो फिर 0 कायरल कार्बन, तो ये होगा मेरे पास अकायरल। क्या होगा मेरे पास? ये मेरे पास क्या होगा दोस्तों? ये कंपाउंड होगा अकायरल। ये कंपाउंड क्या होगा मेरे पास? ये कंपाउंड होगा मेरे पास
अकायरल कंपाउंड, सिंपल सी बात, राइट। ओके, सो तीनों के तीनों क्वेश्चन अपन ने डिस्कशन में डिस्कस कर लिए। तो अगर आएगा क्वेश्चन तो ये इंडेक्स क्वेश्चन से, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है। तो जो मैंने फिफ्थ पॉइंट लिखा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन सिक्स्थ पॉइंट पे। तो गाइस मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डिस्कस कर रहा हूं सिक्स्थ पॉइंट पे। तो गाइस अब सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। अगर हमारे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो वो सेम कंपाउंड हमारे पास दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हमारे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो सेम कंपाउंड हमारे पास दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। एक फॉर्म को अपन बोलते हैं डी फॉर्म, मतलब उस कंपाउंड की एक फॉर्म होगी डी फॉर्म, इट रोटेट्स लाइट। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑब्वियसली रोटेट करेगा लाइट, बट अगर डी फॉर्म है, या इसको अपन बोलते हैं प्लस फॉर्म, इट रोटेट्स लाइट और इट्स रोटेट पीपीएल, राइट इज पीपीएल, इट रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसका पूरा नाम लिख दूं तो इसको बोलते हैं अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं अपन इसको अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, एक और फॉर्म एग्जिस्ट, सेम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हमेशा मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म? एक आर और एक एस, और डी और एल। तो यहां पे लिख दिया डी फॉर्म। और दूसरी फॉर्म हो सकती है मेरे पास एल फॉर्म, जिसको मैं बोलूंगा माइनस, नेगेटिव। सो इट रोटेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इट रोटेट्स लाइट इन, और पीपीएल है ना, पीपीएल इज द राइट वर्ड, इट रोटेट पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये है मेरे पास लिबो रोटेटरी, ये है मेरे पास गाइस क्या? लिबो रोटेटरी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, डी फॉर्म या तो एल फॉर्म। तो मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई होगी कि मैंने क्या समझाया आपको। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, फिर आपके सारे के सारे जो भी डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेते हैं अपने पास। तो हमारे पास एग्जांपल है गाइस, एग्जांपल जिससे पूरे के पूरे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास गाइस, बहुत ही फेमस कंपाउंड ऑर्गेनिक का, लैक्टिक एसिड। कौन सा कंपाउंड? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जो लैक्टिक एसिड है हमारे पास, उसका फॉर्मूला इस तरह का है। ठीक है, मान लो यहाँ पे HOH और CH3, ये होता है मेरे पास लैक्टिक एसिड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, क्या लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है, या कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि अगर एक कायरल कार्बन हुआ तो फिर ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपने बोला कि हाँ एक कायरल कार्बन है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डी फॉर्म में और एल फॉर्म में। तो अब मैं आपको डी फॉर्म और एल फॉर्म इसका बना के दिखा रहा हूं। तो इसका होगा एक डी फॉर्म, और क्या होगा इसका दोस्तों? इसका होगा एक एल फॉर्म। तो अब डी फॉर्म हमारे पास ऑर्गेनिक में प्रोजेक्शन होती है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन आपको दिखा रहा हूं डी फॉर्म। तो देखो डी फॉर्म है हमारे पास COOH, okay, and here I will write, sorry this is not Sawhorse, this is Fischer projection, okay, CH3 COH CH3, okay, यहां पे मैं लिख रहा हूं H और यहां पे मैं लिख रहा हूं OH। एक ये है इसका डी फॉर्म। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता चला कि ये डी फॉर्म है? तो बेसिकली जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में H और OH होगा, हाइड्रोजन और OH होगा, तो आपको क्या करना है? आपको H से चलना है OH की तरफ, ओके, H से चलना है OH की तरफ, लोअर मॉलिक्यूलर मास की तरफ से, लोअर मोलर मास। अब ये क्या बात हुई? आपको उस रास्ते से चलना है जिसमें
लोअर मॉलिक्यूलर मास का ग्रुप आए, तो इसका तो मास ज़्यादा है ना COH का, 12 इसका हो गया, 32 से 2 ऑक्सीजन का 1 इसका, बट यहाँ पे कितना है 12 + 3 15, तो आपको H से OH चलना है, तो आप H से OH चल रहे हो, तो कौन सा डायरेक्शन है, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे चलती है ना क्लॉक, तो अगर क्लॉकवाइज होगा H से OH लोअर मोलर मास, अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो फॉर्म आएगी D, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो फॉर्म आएगी L। तो ये जो थ्योरेटिकल मेथड है ये तभी पॉसिबल है अगर कंपाउंड में H और OH है, अगर H और OH ना हो तो फिर हम थ्योरेटिकली D एंड L नहीं बता सकते हैं, फिर अपने को एक्सपेरिमेंटली ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है लैक्टिक एसिड की कौन सी फॉर्म, D फॉर्म, ठीक है। अब देखो हमारे पास, अब मैं बनाऊंगा L फॉर्म, तो पहले तो ऐसे मिरर लगा दिया मैंने, L फॉर्म आएगी मेरे पास COOH CH3, यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा OH। अब क्यों मैं इसको L फॉर्म बोल रहा हूँ, तो आपको H से OH चलना है लो मॉलिक्यूलर मास के पाथ से, अब आप ऐसे चल रहे हैं H से OH, तो कौन सा रास्ता है ये, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सी फॉर्म आएगी, L फॉर्म, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, देखो अब सुनना मेरी बात बहुत ही ध्यान से, तो ये लैक्टिक एसिड एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक है D फॉर्म और एक है L फॉर्म, मींस इसकी D फॉर्म जो है वो लाइट को कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगी, क्लॉकवाइज, और जो इसकी L फॉर्म है वो लाइट को कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये D एंड L क्या है बेसिकली, तो D एंड L आइसोमर्स हैं, क्या है, कौन से आइसोमर्स हैं, क्या है D एंड L आइसोमर्स, क्यों, देखो यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इवन इनका तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है इनकी कनेक्टिविटी, इस कार्बन से हाइड्रोजन CH3OH COH जुड़ा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन CH3OH COH जुड़ा है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है इन दोनों का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। फिर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस है कि एक लाइट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज और एक PPL को रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो गाइस इन दो फॉर्म्स को अपन बोलते हैं आइसोमर, कौन से आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या बोलते हैं हम D एंड L को क्या बोलते हैं अपन, ऑप्टिकल आइसोमर्स, और उन ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक स्पेसिफिक नाम भी है, इनको अपन वी ऑल्सो कॉल देम एनेंशियोमर्स, तो वो अपन देखेंगे अभी मेरे को एक बार फिर से, मेरे को पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक बार फिर से अपन डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको बताया कि अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, D फॉर्म में और L फॉर्म में। एग्जांपल लिया, एक शानदार एग्जांपल लिया मैंने लैक्टिक एसिड का, जो उसकी D फॉर्म है और उसकी L फॉर्म है, राइट, तो दो फॉर्म में आएगा D एंड L। अब अपन बात करें कि D एंड L है क्या, तो किसी भी कंपाउंड का जो D एंड L है, D एंड L फॉर्म ऑफ अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं अपन उसको, D एंड L फॉर्म ऑफ किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का D एंड L फॉर्म जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करूंगा, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज द D एंड L फॉर्म ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड D and L form of optically active compound is called optical isomers, right, is called optical isomer। तो क्या होते हैं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओके, is called optical isomers, they have same, MF means molecular formula, SF means structural formula, they have same molecular formula and structural formula, but their behavior for PPL, plane polarized light, is different, one rotate in clockwise and one rotate in anti-clockwise, राइट। सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो क्या आप लिख सकते हो, बात समझ आ गई सबको, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एनेंशियोमर्स की, ठीक है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गाइज मेरे पास एनेंशियोमर्स। तो बेसिकली ये जो मैंने इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही दूसरा नाम है एनेंशियोमर्स, क्या बोल सकते हैं अपन उनको, एनेंशियोमर्स भी। तो ये जो D एंड L है, D एंड L फॉर्म
of an optical active compound is also called एनेंटियोमर्स। तो उसके बारे में मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि कुछ कंफ्यूजन नहीं रहा आपको, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ जा रहा है, दिमाग से जा रहा है, पर थोड़ा सा पेशेंसली आप इसको, इन चीज़ों को देखिए, आपको समझ आएगा। तो अब मैं डिस्कस करूंगा एनेंटियोमर के बारे में। सो गाइज नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एनेंटियोमर्स, राइट। तो जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा है यहाँ पे एनेंटियोमर्स, तो ये समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, राइट। तो ये मेरे पास डी फॉर्म है और ये मेरे पास एल फॉर्म है। तो क्या बताया मैंने, डी एंड एल क्या होते हैं मेरे लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स। बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पीपीएल वो डिफरेंट है। तो ये है मेरे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो बेसिकली हम कैसे इनको डिफाइन करते हैं एनेंटियोमर्स को। सो दे आर डिफाइंड एज एनेंटियोमर्स। तो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, these are optical isomers which are non-superimposable, which are non-superimposable, which are having or which are non-superimposable mirror images, which are non-superimposable mirror images of each other, which are non-superimposable mirror images of each other. So guys, this is how we define enantiomers. So example is D and L form. So these are called enantiomers. और भी एग्जाम्पल होते हैं, R and S फॉर्म को भी अपन enantiomers बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, ये CBSE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन enantiomers. तो what are enantiomers? They are optical isomers which are having non-superimposable mirror images of each other. So that is called guys enantiomers. बात समझ आ गई सबको, ठीक है। Okay, now the next is frequently asked question in CBSE, racemic mixture. तो कैसे अपन डिफाइन करते हैं गाइस racemic mixture को। तो racemic mixture होता है हमारे पास equimolar mixture of enantiomers. Equimolar mixture of enantiomers. Equimolar mixture of enantiomers is called racemic mixture. That is equimolar mixture of enantiomers, that is 50% D and 50% L. 50% D and 50% L, ठीक है। तो सपोज करिए हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास 50% D फॉर्म है और 50% L फॉर्म है। तो ऐसे मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं गाइस, रेसिमिक मिक्सचर। सो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स दैट इज 50% D एंड 50% L इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। ओके गाइस, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास दैट रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली inactive. रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मैंने आपको बताया था, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो या तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट, पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज। और ऑप्टिकली इनएक्टिव जहां पे देयर इज नो रोटेशन, they don't rotate light at all, right? So racemic mixture is optically active because 50% R, 50% D rotates PPL in clockwise। हमारे पास D फॉर्म है तो 50% D फॉर्म लाइट को किस में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में, बिकॉज 50% D rotates PPL in clockwise and 50% L rotates PPL in एंटी क्लॉकवाइज। बोल सकता हूं मैं कैसा, ठीक है। तो 50% D की वजह से लाइट कुछ एंगल से क्लॉकवाइज घूमेगी और 50% L की वजह से वही लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। सो नेट रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज 50% D rotate PPL in clockwise and 50% L rotate PPL in anti clockwise. Okay, so therefore net rotation in PPL will cancel out
will cancel out, or net rotation in PPL is 0. So therefore the net rotation in PPL is 0. Therefore the net rotation in PPL is 0, and hence RM racemic mixture is ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना सिंपल है. ठीक है, आप खुद सोच सकते हो कि अगर हमारे पास मिक्सचर है तो आर फॉर्म 50% डी उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा किसी थीटा एंगल से, तो 50% एल उसी थीटा एंगल से उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा. तो नेट रोटेशन कितना हुआ? 0. इसका मतलब हमारे पास लाइट तो घूम ही नहीं रही है. तो अगर लाइट नहीं घूम रही है तो फिर वो क्या बन गया हमारे पास? ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास. तो ये सबको पता होना चाहिए क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर एंड व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. बिकॉज 50% डी विल रोटेट लाइट पीपीएल इन क्लॉकवाइज एंड सेम 50% L will rotate in anti-clockwise, so net rotation is 0, so that is why racemic mixture is optically inactive. Clear to everyone? Okay, so ये concept अपने पास enantiomers की definition clear होगी और हमारे पास racemic mixture की definition clear होगी. अब अपन discussion करेंगे the concept of retention, inversion and racemization. Okay, एक और है हमारे पास. 1 minute before that. I missed that point, so I should discuss that also. तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट. ओके, तो एक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ enantiomers into racemic mixture. Conversion of enantiomers into racemic mixture is called racemization. क्या बोलते हैं अपन उसको? It's called racemization. So conversion of enantiomers into racemic mixture is called guys racemization. ठीक है, तो पूछते हैं कि what is racemization? So the process of conversion of, है ना, we can write like this also. The process of conversion of enantiomers into racemic mixture is called racemization. ठीक है, जिससे हमारे पास 50% डी मिले और 50% एल मिले, उसको अपन बोलते हैं रेसिमाइजेशन. तो जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास नोट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ enantiomers इज द सेम. अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें enantiomers की, सो जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है enantiomers का, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ enantiomers इज सेम. मैक्सिमम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ enantiomers इज सेम, राइट? सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ enantiomers इज सेम. therefore they cannot be separated. Therefore they cannot be separated by fractional distillation. तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास CBSE में पूछा जा सकता है. Therefore they cannot be separated by fractional distillation. तो फर्स्ट क्या रेसिमाइजेशन होती है, और क्वेश्चन आएगा कैन बी सेपरेट pair of enantiomers by using fractional distillation. तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट सेपरेट. व्हाई? बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. तो जब यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, तो फिर आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? राइट गाइस, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग enantiomers that I have written as a note. तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब हम लास्ट टॉपिक हमारे पास इस लेक्चर का डिस्कस करेंगे, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद अपन इस लेक्चर को रैप अप करेंगे. ओके गाइस, सो गाइस अब अपन डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन. रेसिमाइजेशन मैंने आपको बता दिया, तो मेरे लिए अपन ने डिस्कस करना है रिटेंशन क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन में और इन्वर्जन क्या होता है. ठीक है, तो एक स्टार्टिंग करते हैं अपन एक एग्जांपल से. सपोज करिए मेरे पास एक एग्जांपल है CCH3HC2H5 और यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पास Cl. ठीक है, राइट? ओके, सो अब देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास कार्बन है ये कायरल है. कौन सा कार्बन है? ये कायरल.
ठीक है, बिकॉज ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दिस इज कायरल कार्बन। ठीक है, तो गाइज हमारे पास जो कायरल कार्बन होता है, मैंने आपको बताया है कि वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, या तो R फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या S फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मींस उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो बात मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा। बट मान लो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, R फॉर्म। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहां से Cl निकल गया, यहां से Cl निकला, और जिस साइड से Cl निकला उसी साइड से हमारे न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक कर दिया। मतलब सेम साइड से अटैक हुआ, सेम साइड से अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक कर दिया, तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और Cl माइनस निकल जाएगा, इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास, राइट। तो जिस साइड से Cl निकला उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, उसी साइड से ऐड हो गया। ओके, इफ attacking reagent attacks from same side from where leaving group departed, right? What is the meaning of this? This thing is called leaving group. थोड़ा अपन समझेंगे जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगा। सो ये जिस जगह से लीविंग ग्रुप निकला उसी जगह पे उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। सो इफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स फ्रॉम सेम साइड फ्रॉम वेयर लीविंग ग्रुप डिपार्टेड, देन retention in configuration is obtained, then retention in configuration is obtained। ओके, सो मतलब क्या हुआ कि अगर इस कायरल कार्बन का पहले मेरे पास R फॉर्म था तो अब भी मेरे पास इसका क्या फॉर्म रहेगा, R ही फॉर्म रहेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन, राइट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि मान लीजिए सेम एग्जांपल है CH3HC2H5Cl, ठीक है, ये है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। अब क्या हुआ कि हमारे पास ये कार्बन कायरल है, तो मान लो इसका फॉर्म है R फॉर्म, ठीक है। तो इस साइड से हमारे पास लीविंग ग्रुप निकला, बट हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल था उसने उल्टे साइड से कार्बन पे अटैक किया। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, ठीक है, अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, ठीक है, अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे CH3 लगेगा और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और ये हाइड्रोजन पहले यहाँ था, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया तो ये हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और C2H5 यहाँ लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड फ्रॉम वेयर योर लीविंग ग्रुप इज डिपार्टिंग, ओके, सो हमारे पास अगर ये R फॉर्म था तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस, ये फॉर्म हो जाएगा हमारे पास S फॉर्म। क्या हो जाएगा, S फॉर्म। अब क्यों R है क्यों S है वो रहने दो। तो रिटेंशन में क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, रिटेन्ड, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन इज रिटेन्ड, एंड व्हाट हैपेंस इन इन्वर्जन, so configuration of chiral carbon will get change, so this is called inversion and this is called guys retention। Clear to everyone? So guys, this is all about this particular lecture जो था हमारे पास लेक्चर नंबर 6। तो इसमें हमने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी अपन इस चैप्टर में आने वाले टाइम में यूज करेंगे SN1 और SN2 में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने आज यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ओके गाइज, सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट इज ऑफरिंग अ ग्रेट हेल्प for you in your chemistry subject। Thank you very much।